नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की आरबीएसए की ओल्ड वर्ल्ड पाठ्य पुस्तक है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, प्रारंभ से 1526, प्रारंभ से पुनर्गठन तक है। ठीक है ना, प्रारंभ से पुनर्गठन तक। और इसमें अपना तीसरा पार्ट चल रहा है। अब यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है ना, इतना पढ़ दिया है तो चलिए। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओल्ड वाली 2006-07 की आरबीएसई की बुक है और कक्षा 12 की है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, प्रारंभ से पुनर्गठन तक। ठीक, इसमें अपना तीसरा पार्ट चल रहा है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को समझते हुए याद करते चलते हैं। और बहुत ही शानदार पाठ्य पुस्तक है, हर एक फैक्ट, हर एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। 1572 से 1597 ईस्वी, 25 वर्ष। 1572 से 1597। सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ की राजगद्दी पर क्रमशः रतन सिंह 1528 से 1531, फिर विक्रमादित्य 1531 से 35, फिर बनवीर 1536 से 37 बैठे, यानी कि रतन सिंह 28 से 31, फिर विक्रमादित्य 31 से 35, रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य, फिर बनवीर। ठीक, रतन सिंह, विक्रमादित्य, है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 2-2, 3-3 साल बैठे थे। इन तीनों के राज्यकाल में राणा कुंभा एवं राणा सांगा द्वारा स्थापित परंपराएं लगभग समाप्त हो गई। 1537 ईस्वी में मेवाड़ के कुछ निष्ठावान सरदारों ने मिलकर राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मेवाड़ का राणा घोषित किया। ठीक, राणा उदय सिंह के शासनकाल में 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। 1568 में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बताइए अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था? 1568। लेकिन उदय सिंह ने पहाड़ों के शरण में जाकर मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा और 1572 में उसका स्वर्गवास हो गया। 1568 में, लेकिन उदय सिंह ने पहाड़ों के शरण में जाकर मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा और 1572 में उसका स्वर्गवास हो गया। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इनकी माता पाली के अखराज सोनगढ़ा चौहान की पुत्री जयंतबाई थी। पाली के अखराज सोनगढ़ा चौहान की पुत्री जयंतबाई थी। राणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय भटियाणी रानी के कहने पर उसके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राज्याधिकारी बनाया, जबकि मेवाड़ के सरदार प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे। ठीक है, भटियाणी रानी के कहने पर। भटियाणी रानी के कहने पर उसके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राज्याधिकारी बनाया, जबकि मेवाड़ के सरदार प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे। इसलिए गोकुंदा में 32 वर्षीय प्रताप का मेवाड़ी सामंतों सरदारों ने राज्याभिषेक कर दिया। कितने वर्ष का? 32 वर्ष का। प्रताप मेवाड़ के महाराणा प्रताप बन गए और जगमाल रूठ कर अकबर की शरण में चला गया। जगमाल किसका पुत्र था? राणा उदय सिंह और भटियाणी रानी का। और राणा प्रताप की माताजी का नाम था जयंतबाई, अखराज सोनगढ़ा चौहान की पुत्री। प्रताप ने बाल्यावस्था अपने पिता के साथ मेवाड़ के पर्वतीय एवं वन प्रदेश में निवास करने वाली वनवासी बस्तियों में बिताई थी। वह इन वनवासियों में कीका यानी छोटा बालक के नाम से लोकप्रिय था। राणा प्रताप ने 28 फरवरी 1572 को 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में राज्याभिषेक होने के पश्चात कुंभलनेर जाकर
कुंभलनेर जाकर मेवाड़ का सिंहासन ग्रहण किया। कुंभलगढ़ है शायद ही, कुंभलनेर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोकुंदा में। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 में। कीका किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। कीका का अर्थ होता है छोटा बालक। राणा प्रताप ने राज सिंहासन ग्रहण करने की शपथ ली कि जब तक चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं कर लेगा तब तक न तो थाली में रोटी खाएगा और न ही बिस्तर पर लेटेगा। राणा ने आजीवन इस शपथ का पालन किया। समस्याएं। मेवाड़ का शासन राणा के लिए कांटों की सेज की तरह प्रमाणित हुआ। शासन ग्रहण करते समय उसके सामने निम्नलिखित समस्याएं आई थी। पहली थी, मुगल शासक अकबर मेवाड़ पर नज़र गड़ाए बैठा था। उसकी इस राज्य पर अधिकार करने की तीव्र अभिलाषा थी। उसने मेवाड़ की रक्षा करना प्रमुख कार्य था उससे, ठीक है ना। मेवाड़ की रक्षा करना प्रमुख कार्य था महाराणा प्रताप। दीर्घकालीन युद्धों के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसे ठीक करना था। चित्तौड़, मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर और रायला। चित्तौड़, फिर मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर और रायला आदि परगनों पर मुगलों का अधिकार था। उनको उन क्षेत्रों से खदेड़ना था। ठीक। चित्तौड़, मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर, रायला। सैन्य शक्ति की दृष्टि से अनेक मेवाड़ी सरदार विभिन्न युद्धों में मारे गए। अतः कमजोर स्थिति थी जिसे पुनर्गठित करके मेवाड़ को शक्तिशाली राज्य बनाना था। इस प्रकार उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु राणा प्रताप के सामने दो ही मार्ग थे। पहला, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए युद्ध स्तर पर सभी प्रकार की तैयारी में जुट जाए। एक तो ये। द्वितीय, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। इस प्रकार उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु राणा प्रताप के सामने दो ही मार्ग थे। पहला तो था अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए युद्ध स्तर पर सभी प्रकार की तैयारियों में जुट जाए या अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। राणा प्रताप ने सिसोदिया वंश की प्रतिष्ठा के अनुकूल एवं प्रगाढ़ स्वतंत्र प्रेम में चाहे कठिन ही क्यों न हो प्रथम मार्ग का चुनाव किया। राणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? सिसोदिया वंश। तत्पश्चात प्रताप ने आत्मविश्वास के साथ मेवाड़ के स्वामीभक्त सरदारों तथा वनवासी भीलों की सहायता से शक्तिशाली सेना का संगठन किया तथा उसने अपनी राजधानी गोकुंदा में कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। राणा प्रताप का प्रगाढ़ स्वतंत्र प्रेम। राणा प्रताप का प्रगाढ़ स्वतंत्र प्रेम। कुंभलगढ़ में आने के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वप्रथम मेवाड़ क्षेत्र में से सभी गांवों, बस्तियों में व्यापक जन जागरण का कार्य किया, क्योंकि मुगल आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में जिस प्रकार की तबाही मचाई थी उससे यहाँ के निवासियों की आंखें पथरा गई थी। उनमें निराशा, हताशा गहरे तक बैठ गई थी। ऐसा अन्यास ही नहीं हुआ। उदय सिंह के शासनकाल में 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लेने के पश्चात अपनी सेना को आदेश दिया कि वह मेवाड़ में इस प्रकार तबाही मचा दे कि लोग फिर उठकर खड़े ही नहीं हो सके। परिणाम स्वरूप निर्दोष जनता को बेरहमी से कत्ल किया गया। आसपास के नगरों और गांवों को जलाकर राख कर दिया गया। मुगल सेना ने स्त्री और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इस दृश्य को देखने वालों की मानसिकता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वे जिंदा लाश बन चुके थे। अतः अब इन शेष रही नागरिकों को भी उठ खड़ा होने के लिए राणा का यह जन जागरण अभियान था। मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राणा जन सामान्य को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बता रहे थे तथा अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कठोर जीवन ही जी रहे थे। राणा के व्यक्तिगत आदर्श जीवन से मेवाड़ की जनता अभिभूत होती जा रही थी और उसके साथ जुड़ती जा रही थी। राणा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए जन जागरण अभियान से मेवाड़ की जनता में जीने की ललक उत्पन्न हुई तथा एक नवीन उत्साह एवं साहस का संचार हुआ। वे सब महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए उठ खड़े हुए और संगठित होने लगे।
प्रताप द्वारा मुगल सर्वोच्चता को स्वीकार न करना। अकबर को प्रताप द्वारा मेवाड़ राज्य में उसकी सत्ता के विरुद्ध किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी मिलने लगी। मेवाड़ी सरदारों द्वारा उसके विरुद्ध संगठित होने के समाचार उसको चिंतित करने लगे। अतः उसने जलाल खां को प्रताप के पास अपना दूत बनाकर भेजा। किसको भेजा? जलाल खां को। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तत्पश्चात 1573 में आमेर के मानसिंह को भेजा, यानी सबसे पहले फर्स्ट जलाल खां को, फिर 73 में आमेर के मानसिंह को। 4 दूत भेजे थे अकबर ने, 1 2 3 4। ठीक। मानसिंह के प्रयत्न। जून 1573 मानसिंह और राणा प्रताप की मुलाकात हुई। प्रताप ने परंपरागत तरीके से मानसिंह का स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात मानसिंह ने प्रताप को समझाया कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले तथा उसके साथ चलकर अकबर के दरबार में उपस्थित हो जाएं। लेकिन प्रताप जैसे स्वतंत्रता प्रिय स्वाभिमानी व्यक्ति के समक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव रखना ही अर्थहीन था। ठीक। मानसिंह कब आया था? जून 1573। राजस्थान के वीर रस प्रधान साहित्य में प्रताप एवं मानसिंह की वार्ता को अलग अलग रंगों में चित्रित किया गया है। अमर काव्य वंशावली, राज रत्नाकर और रावल राणाजीरी बात। अमर काव्य वंशावली, ठीक, राज रत्नाकर, और रावल राणाजीरी बात आदि रचनाओं में कहा गया है कि मानसिंह प्रताप को विभिन्न प्रकार से समझा रहे थे। अमर काव्य वंशावली, राज रत्नाकर और रावल राणाजीरी बात। वह अधीनता स्वीकार कर ले। दूसरी ओर प्रताप मानसिंह को समझा रहे थे। मानसिंह प्रताप को विभिन्न प्रकार से समझा रहे थे, वह अधीनता स्वीकार कर ले। और दूसरी ओर प्रताप मानसिंह को समझा रहे थे कि विदेशी विधर्मी आतताई शासक की गुलामी त्याग कर हम सब राजपूत सरदारों का नेतृत्व करें, हमारे शासक बने, हम सब तुम्हारी अधीनता में रहना स्वीकार करते हैं और इसके पश्चात संपूर्ण देश से तुम्हारे नेतृत्व में मुगलों को खदेड़ कर तुम्हारा ही शासन स्थापित करेंगे। इस प्रकार मानसिंह प्रताप की विदेशी सत्ता की अधीनता स्वीकार कराने का प्रयास करता दिखाई देता है। तो दूसरी ओर राणा प्रताप उसे जातीय गौरव, मातृभूमि प्रेम, स्वतंत्रता की भावना आदि से मुगलों की अधीनता को त्यागने की सलाह देखता है। दोनों का विषय एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत था। अतः परिणाम क्या निकलता? अक्टूबर 1573 में अकबर ने भगवंत दास को राणा प्रताप के पास भेजा। किसको भेजा? भगवंत दास को। लेकिन वे भी खाली हाथ वापस लौट गए और दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया। परंतु प्रताप के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह दृढ़ निश्चयी था। जब ये 4 अभियान होगा, देख, पहला तो जलाल खां, ठीक है, जलाल खां की डेट को दे रखी। लेकिन जलाल खां के बाद में 1573 में मानसिंह की है। जून में 1573 में मानसिंह राणा प्रताप की मुलाकात हुई। ठीक है, जून 1573 में जलाल खां, फिर मानसिंह, जून 1573। मानसिंह के बाद में अक्टूबर 1573 भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद में दिसंबर टोडरमल, यानी कि 72 में जलाल खां, 73 में 3 आया, लास्ट में टोडरमल को भेजा। परंतु प्रताप के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह दृढ़ निश्चयी था। अकबर किसी भी कीमत पर मेवाड़ की स्वतंत्र अस्तित्व को सहन करने के लिए तैयार नहीं था तथा प्रताप अपनी तथा अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करने के लिए कृत संकल्प था। यही नहीं, वह संपूर्ण मेवाड़ से मुगल सत्ता का मूलोच्छेदन करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा था। मूलोच्छेदन
करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा था। राणा प्रताप की अकबर विरोधियों से मैत्री। गंभीर प्रयास। राणा प्रताप की अकबर विरोधियों से मैत्री। राणा प्रताप मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करने को तत्पर था। इससे तो वह मुगल अपहरण से पीड़ित राजाओं, अन्य राजपूत सरदारों तथा अफगानों से भी संपर्क में स्थापित कर रहा था तथा आत्मीय व्यवहार से उनसे अकबर के विरुद्ध मैत्री स्थापित कर रहा था। इस संदर्भ में उसने अकबर के शत्रु ग्वालियर के राजाओं, अफगानों तथा मारवाड़ के राव चंद्रसेन तथा सिरोही के सुल्तान के साथ मैत्री स्थापित कर ली। ग्वालियर के राजाओं, ठीक, अफगानों तथा मारवाड़ के राव चंद्रसेन तथा सिरोही के सुल्तान के साथ मैत्री स्थापित कर ली। इस संदर्भ में उसने अकबर के शत्रु ग्वालियर के राजाओं अफगानों तथा मारवाड़ के राव चंद्रसेन तथा सिरोही के सुल्तान के साथ मैत्री स्थापित कर ली। ग्वालियर के राजाओं, अफगानों तथा मारवाड़ के राव चंद्रसेन था मारवाड़ तथा सिरोही के सुल्तान के साथ मैत्री स्थापित कर ली। सिरोही में सुल्तान। अकबर के विरोधियों का प्रताप द्वारा एक संग बना लेना उसकी कूटनीतिज्ञता का परिचायक है। प्रताप की व्यूहरचना। राणा प्रताप एकमात्र जीवन का उद्देश्य था मुगल सत्ता को उखाड़ना, इसलिए उसके प्रत्येक कार्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्धारित थे। राणा प्रताप का एकमात्र जीवन का उद्देश्य था मुगल सत्ता को उखाड़ना, इसलिए उसके प्रत्येक कार्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्धारित थे। उसने मैदानी भागों को इस तरह साफ करवा दिया जिससे शत्रु पक्ष को किसी प्रकार की रसद सामग्री न मिले। भीलों के सरदार पुंजा को मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा का भार सौंपा गया। भीलों के सरदार पुंजा, बताइए मेवाड़ की सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंपा गया था? प्रताप के द्वारा पुंजा को, क्योंकि ये पर्वतीय प्रदेश के बहुत अच्छे जानकार तथा वीर थे। मेवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग गोकुंदा व कुंभलगढ़ की किलेबंदी की गई। अपने राज्य की जनता सरदार सभी को अपने दायित्वों को निर्वहन हेतु सजग कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। अकबर ने मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए मानसिंह के सेनापतित्व में विशाल मुगल सेना भेजी। इसमें सेना नायक मीर बख्शी अकबर की साइड से है। मीर बख्शी, आसफ खां, बख्शी काफी खां, शाह काफी खां, मुजाहिद खां, राजा जगन्नाथ कछवा आदि भी सम्मिलित थे, यानी कि मानसिंह की साइड। मीर बख्शी खां, आसफ खां, बख्शी काफी खां, शाह काफी खां, मुजाहिद खां, राजा जगन्नाथ, एक यही हिंदू नाम था। राजा जगन्नाथ और कछवा, और मानसिंह भी था। राजा जगन्नाथ कछवा। मानसिंह अजमेर से मांडलगढ़ होते हुए कमनौर पहुंचा। दूसरी ओर राणा प्रताप अपने सरदारों के साथ गोकुंदा पहुंच गया। 18 जून 1576 को रणभेजी पहुंची। यह हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। कर्नल टोन ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी टोड़े, ठीक। अबुल फजल ने इसने खमनौर का युद्ध, अबुल फजल, और बंदायू ने गोकुंदा का युद्ध कहा। क्वेश्चन आता है बार बार में कि बताइए मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? तो हल्दी घाटी थर्मोपल्ली कर्नल टोड, ठीक है। फिर खमनौर
कमनौर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल कमनौर। और गोकुंदा का देखिए, बंदायूनी में दा है, गोकुंदा में दा है। बंदायूनी गोकुंदा का युद्ध, बंदायूनी गोकुंदा, अबुल फजल खमनौर का युद्ध, कर्नल टॉड मेवाड़ की थर्मोपल्ली। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने से लेकर खमनौर गांव के मध्यवर्ती क्षेत्र में लड़ा गया। राणा की विजय, हल्दी घाटी दर्रे के मुहाने से लेकर खमनौर गांव के मध्यवर्ती क्षेत्र में लड़ा गया। राणा विजय, राणा प्रताप की सेना प्रतिरोध की ज्वाला से शत्रु सेना पर बिजली की तरह टूट पड़ी। मेवाड़ी सेना के इस भीषण प्रहार को मुगल सेना झेल न सकी, उसकी अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो गई। प्रताप को जोश पड़ा, भीलों के बार से मुगल सेना पीछे भागने को विवश हो गई। तत्पश्चात मेवाड़ी सरदारों ने पीछे भागती मुगल सेना को छोड़ा नहीं और मुगल सेना के केंद्रीय भाग पर टूट पड़े। मुगल सेना में आतंक छा गया और प्राण रक्षा के लिए लगभग 10-12 मील तक पीछे मुड़कर भागती गई तथा बनास नदी के तट पर जाकर रुकी। इस प्रकार युद्ध के प्रथम चरण में राणा प्रताप की विजयी रहे। ठीक। मानसिंह पर आक्रमण, दूसरे चरण में युद्ध से भागे हुए सैनिकों को जोश दिलाने के लिए एक सैनिक जोर जोर से चिल्लाते हुए भाग आया और बोला, बादशाह सलामत सुना पहुँच चुके हैं। भागते सैनिक वापस मुड़कर मेवाड़ी सैनिकों से लड़ने लगे। दोनों पक्षों के सैनिकों ने जी जान से युद्ध किया। राणा प्रताप और मानसिंह का भी आमना सामना हो गया। मानसिंह सौभाग्य से बच गया। जैसे ही मुगल सेना पुणे संगठित हो, उसके पूर्व ही प्रताप ने अपनी सेना के दोनों भागों को एकत्रित कर पहाड़ की ओर रवाना हुआ। मानसिंह सौभाग्य से बच गया। जैसे ही मुगल सेना पुणे संगठित हो, इससे पूर्व ही प्रताप ने अपनी सेना के दोनों भागों को एकत्रित कर पहाड़ की ओर रवाना हुआ। मुगल सेना को वहीं व्यस्त रखने के लिए अपने सामंत झाला बीदा को उस सेना के साथ युद्धभूमि में रखा। झाला बीदा युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु मुगल सेना में, जैसा कि बंदायूं ने लिखा है कि प्रताप का पीछा करने का न तो साहस था और न ही शक्ति। उसी के अनुसार मुगलों को बेहता कि प्रताप की सेना पहाड़ों में घात लगाए न बैठी हो, अतः प्रताप का पीछा करने के बजाय दिल्ली की ओर प्रस्थान करना श्रेयस्कर माना, जहाँ मुगल सेना भीलों से बहुत अधिक परेशान किया। पीछा करने के बजाय, इसमें और आगे कहना ही है, प्रस्थान करना श्रेयस्कर माना, जहाँ मुगल सेना को भीलों ने बहुत अधिक परेशान किया, उनकी रसद सामग्री को लूट कर ले गया। उनकी रसद सामग्री को भी लूट कर ले गए। परिणाम, राजस्थानी स्रोत, राज प्रशस्ति, राजविलास स्पष्ट रूप से राणा प्रताप की विजय को उल्लेख करते हैं। बताइए वह कौन से साहित्यिक स्रोत है जिसमें महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी में विजय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? राज प्रशस्ति, राजविलास। फारसी इतिहासकारों मुगलों की विजय को उल्लेख करते हैं। वास्तविकता यह है कि अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। वह अभिलाषा उसकी अब कभी पूर्ण नहीं। उसने युद्ध इसलिए किया था कि राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा अपने दरबार में देखना चाहता था। यह अभिलाषा भी उसकी पूर्ण नहीं। बंदायूं का कथन है, मानसिंह की अकबर द्वारा दरबार में भर्ती की मनाही व अन्य घटनाओं का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप को बड़ा भारी रहा। उसने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ दिया। ठीक। बंदायूं का कथन, मुगल सेना संकट में। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मुगल सेना गोकुंदा पहुंच गई। ठीक भाई। सैनिक पूर्णतः थक गए थे। राणा प्रताप एवं उनके सैनिकों का भय भी जताया जा रहा था।
उनकी रसद सामग्री भी लूट ले गए थे और कहीं से रसद सामग्री नहीं प्राप्त हो सके। इसकी व्यवस्था राणा प्रताप ने पुख्ता कर दी थी। भयभीत, आतंकित तथा रसद के अभाव में मुगल सेना बड़ी दुर्दशा हो रही थी। ऐसी स्थिति में राणा के छापामार सैनिक दस्ते मुगल सेना पर दबाव मारने लगे। अतः यह मुगल सेना भीलों से लुकती छिपती लड़ती भिड़ती अजमेर पहुंची। हल्दीघाटी के युद्ध का महत्व। इस युद्ध में राणा प्रताप का बड़ा भाई रहा। यह युद्ध साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। राणा प्रताप ने न तो अकबर को कोई चुनौती दी थी और न ही उस पर आक्रमण किया था, बल्कि अकबर ने उस पर अपनी सर्वोच्चता आरोपित करने के लिए युद्ध छेड़ा। सही बात है। ऐसी स्थिति में प्रताप द्वारा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ना अनिवार्य हो गया था। इस युद्ध से उसकी कीर्ति उज्जवल हो गई और हल्दीघाटी का क्षेत्र स्वाधीनता प्रेमियों के लिए पवित्र स्थल बन गया। युद्ध के पश्चात प्रतिरोध। हल्दीघाटी के बाद राणा प्रताप कुंभलगढ़ को केंद्र बनाकर पुनः अपनी शक्ति को संगठित करने लगे। बताइए, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपनी शक्ति का केंद्र कैसे बनाया था? कुंभलगढ़ को। तथा उसने गोकुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। तब अकबर ने राजा भगवंत दास, मान सिंह और कुतुबुद्दीन का को सेना सहित गोकुंदा भेजा। भगवंत दास, ठीक, मान सिंह और कुतुबुद्दीन खां को, तथा स्वयं भी सेना सहित गोकुंदा पहुंचा। मुगल सेना के पहुंचने पर राणा प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। अकबर ने राणा का पता लगाने का काफ़ी प्रयास किया और कई दिनों तक मोही गांव, ये कभी नहीं पड़ा भाई, मोही गांव के आसपास डेरा डाले पड़ा रहा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अतः वहां से खाली हाथ लौट आया। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 से 1580। कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खां को युद्ध के लिए 3 बार भेजना अकबर के द्वारा। अकबर ने गोकुंदा से लौट आने के बाद राणा ने मुगल सेना नायक मुजाहिद बेग को मारकर पुनः गोकुंदा पर अधिकार जमा लिया। मुजाहिद बेग आई समझ में? मुजाहिद बेग जो अकबर ने नियुक्त किया था किस पे? गोकुंदा पर अधिकार जमा लिया। अकबर ने क्रुद्ध होकर 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। 15 अक्टूबर 1577 को किसको भेजा था? शाहबाज खां को। कब भेजा था? 15 अक्टूबर 1577। भाई गोकुंद अकबर वापस लौट गया। लौटने के बाद में प्रताप ने जो नियुक्त था ना मुगलों की ओर से मुजाहिद बेग को मारकर गोकुंदा पर अधिकार जमा लिया। अब अकबर ने फिर दोबारा से भेजा किसको? 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। यह सेना राणा की राजधानी कुंभलगढ़ पर अधिकार करना चाहती थी। राणा की राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़। इसलिए इसने कुंभलगढ़ की तलेटी में स्थित केलवाड़ा कस्बे पर अधिकार किया। कुंभलगढ़ पर अधिकार करना चाहती थी, इसलिए उसने कुंभलगढ़ की तलेटी में स्थित केलवाड़ा कस्बे पर अधिकार किया। तत्पश्चात कुंभलगढ़ पर दावा मारना शुरू किया। मुगल सेना ने क्रमिक रूप से 4 बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसे राणा की सेना से भारी शिकस्त मिली। राणा ने फिर पहाड़ों की ओर गमन किया। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। 3 अप्रैल 1578 को। लेकिन प्रताप सकुशल दुर्ग से निकलने में सफल रहा। शाहबाज खां राणा प्रताप की खोज में। शाहबाज खां
राणा प्रताप की खोज में गोकुंदा उदयपुर तथा चामुंड पर अधिकार करते हुए भटकता रहा। शाहबाज खां, गोकुंदा, उदयपुर तथा चामुंड, लेकिन राणा का पता नहीं लगा सका। राणा छप्पन के पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र बनाकर मुगलों के क्षेत्र पर आक्रमण करके चुनौती देता रहा और मई 1578 में शाहबाज खां वापस लौट गया। उसके लौटते ही राणा प्रताप ने गोकुंदा सहित अनेक महत्वपूर्ण चौकियों पर प्रवेशाधिकार कर लिया। शाहबाज खां, देख 3 अप्रैल 1578 में दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब वापस गयो मई 1578 में, अप्रैल मई वापस में लौट गया। उसके लौटते ही राणा प्रताप ने गोकुंदा सहित अनेक महत्वपूर्ण चौकियों पर प्रवेशाधिकार कर लिया और 15 दिसंबर 1578 को अकबर ने पुनः राणा को दंडित करने के लिए शाहबाज खां को मेवाड़ भेजा। 15 दिसंबर 1578 ईस्वी को अक्टूबर के बाद में फिरोज दिसंबर शाहबाज खां को मेवाड़ भेजा। उसके आते ही राणा फिर पहाड़ों में चला गया। शाहबाज खां ने महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करके वहां सैनिक चौकी स्थापित कर दी। इस प्रकार इस बार भी उसे कोई सफलता नहीं मिली और अप्रैल 1579 ईस्वी को वह वापस लौट गया। उसके लौटते ही राणा फिर सक्रिय हो उठा और उसने सभी स्थानों पर पुनर्धिकार कर लिया तथा मुगलों की सैनिक चौकियां ध्वस्त कर दी। अकबर ने तीसरी बार शाहबाज खां को पुणे भेजा। जब इसे कोई सफलता नहीं मिली तो अकबर ने 1580 में उसे वापस बुला लिया। 3 बार भेजो शाहबाज खां को मानसिक का बाद में। (1580) के अंत में अकबर ने राणा के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ भेजी। अब्दुल रहीम खान ने शेरपुर गांव में अपने परिवार को ठहरा दिया। कौन से? शेरपुर। और मेवाड़ पर दावा बोल दिया। राणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण करके उसके सेनापति अब्दुल रहीम खान के परिवार उसकी बेगम को बंदी बना लिया गया। राणा प्रताप को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अपने पुत्र अमर सिंह को खाना के परिवार के सदस्यों को तत्काल सम्मान सहित वापस पहुंचाने का आदेश दिया। राणा का यह कदम नैतिकता के जगत में उसे बहुत ऊंचा उठा देता है। खाना को मेवाड़ के इस अभियान को सफलता नहीं मिली। ठीक, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 से 80। कुल मिलाकर यह है मुगल चना ले आया, आक्रमण कराया तो अंग्रेज प्रताप पहाड़ी में चल जावे, ओजू भी चल जावे और बिनका जो नियुक्त रहे ना तो ओजू महाराणा प्रताप बाद में बिनका जावा के बाद में दिल्ली जावा के बाद में विपिन को पराजित कर देवे। वो जो भी नियुक्त रहे अंग्रेजन का अधिकारी जिनको कह रहे ओजू अधिकार कर लेवे। ओजू मुगल आवे तो ओजू महाराणा प्रताप पहाड़ में चल जावे और बिन को वापस लौट पावे ओजू अधिकार कर लेवे। यानी कि अधीनता स्वीकार नहीं करी, झुका नहीं। (3 अप्रैल) बताइए कुंभलगढ़ पर अंग्रेजों मुगलों का आधिपत्य कब हुआ था? 3 अप्रैल 1578 को। मई में वापस गयो। कौन? शाहबाज खां। 3 में आया ये शाहबाज खां। मई के बाद में दिसंबर में शाहबाज खां को फिर भेजा। ठीक, दिसंबर 1578 में फिर कोई सफलता नहीं मिली और अप्रैल 1579 में कब आया? दिसंबर में। दिसंबर के बाद में अप्रैल 1579 में वापस गयो।
अफगान काफ़ी रुके हो यार। ठीक भाई, यहाँ में तो देख 78 में आयो, अधिकार भी कर लियो, और लेकिन वापस गए, मई में वापस गए, अप्रैल में आयो शाबाश खां, लेकिन अब दिसंबर में आयो है। ठीक, और अप्रैल 1579 ईस्वी को वापस लौट गया। उसके लौटते ही राणा फिर सक्रिय हो उठा। ठीक, फिर तीसरी बार शाहबाज खां को भेजा, कोई सफलता नहीं मिली। अकबर ने मई 1580 में उसे वापस बुला लिया। और 1580 के बाद में शाहबाज खां नहीं आया भाई, मई 1580 के बाद में फिर आया अब्दुल रहीम खान का नाम। अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण करके के परिवार को, उसकी बेगम थी, को बंदी बना लिया। अब्दुल रहीम खानका का परिवार कौन से गांव में रुका हुआ था? शेरपुर। ठीक, अब है भाई साहब दिवेर का युद्ध, अक्टूबर 1582। मुगल सेना के मेवाड़ में निरंतर आक्रमण करने और उनमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने से निराशा कर गई। आगामी लगभग 2 वर्ष तक मेवाड़ की और झांक भी नहीं सके। इधर राणा प्रताप अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था को संगठित करने, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था, और 1582 में प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ के क्षेत्र में मुगल चौकियों और थानों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की। 1582 में थानों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी। अकबर ने मेवाड़ स्थित महत्वपूर्ण घाटों में सैनिक छावनी स्थापित की, जिनमें सेना नायक एवं सैनिक तैनात किए गए। ये थाने थे, ऐसे 4 थाने जिसमें सेना नायक एवं सैनिक तैनात किए गए, यानी कि चौकी बना दी न्यूराकले जावा के बाद में। ऐसे 4 थाने डूंगरपुर की घाटियों में देवल, उदयपुर, देवारी और पाली में देसड़ी तथा अजमेर की ओर देवेर प्रमुख थे। 1 मिनट। ऐसे 4 थाने डूंगरपुर की घाटियों में, एक तो देवल, उदयपुर, फिर डूंगरपुर की घाटियों में देवल, उदयपुर में देवारी, है ना। डूंगरपुर में तो देवलो उनकी सैनिक छावनी राख ले, है ना। डूंगरपुर में तो देवलो, उदयपुर में देवारियो, पाली में देसुरियो, अजमेर की ओर दिवेर प्रमुख थे। 4 थाने थे। तो बताइए, जो देवल था, जो देवल थाना था मुगलों का, वह कहाँ स्थापित किया गया था? डूंगरपुर में। उदयपुर देवारी, देसुरी पाली, दिवेर अजमेर। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थाना दिवेर का था, क्योंकि यह अजमेर की ओर के मार्ग पर स्थित था। इससे मुगल सेना को मेवाड़ क्षेत्र में किए जाने वाले अभियानों में सुरक्षा मिलती थी। इस थाने का मुगलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व था, क्योंकि इधर से ही सामरिक यानी कि रसद पानी आ गया। ठीक है, इसलिए अकबर ने यहाँ अपने काका सुल्तान खां को तैनात कर रखा था। सुल्तान खां को अक्टूबर 1582 में मेवाड़ के सरदारों एवं भील वीरों ने दिवेर को घेर लिया। अक्टूबर 1582 में अक्टूबर 1582 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों एवं भील वीरों ने दिवेर को घेर लिया। अक्टूबर 1582 सुल्तान खान ने आसपास की छावनी तथा थानों के सेना नायकों को भी सेना सहित बुला लिया। एक तरफ हाथी पर सुल्तान खान, उसके सैनिक, तथा दूसरी तरफ राणा प्रताप, कुंवर अमर सिंह, भामाशाह आदि वीरों के साथ मेवाड़ के राजपूतों एवं भीलों के सैनिक थे। भीषण संग्राम हुआ। भीलों ने सुल्तान खां की सेना के होश ठिकाने लगा दिए। सोलंकी परिहार है शायद, ने सुल्तान खां को अपनी तलवार से घाव दिए, उसके हाथी को घायल कर दिया। सोलंकी परिहार ने
राणा ने पलक झपकते ही हाथी के कुंभस्थल पर भाले से वार कर उसे धराशायी कर दिया। अतः अमर सिंह, जो इस युद्ध में अद्भुत कौशल एवं शौर्य का प्रदर्शन कर रहा था, ने अपने भाले का प्रहार पूर्वक सुल्तान खां के शरीर में पार कर दिया। मुगल सेना की कमर टूट गई, सेना में भगदड़ मच गई। राणा प्रताप की निर्णायक विजय हुई। अन्य अनेक चौकियों पर तैनात मुगल सेना भी सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगी। राणा प्रताप की सेना जब कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान करने लगी तो दुर्ग में तैनात मुगल सेना भाग खड़ी हुई। राणा प्रताप की सेना जब कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान करने लगी तो दुर्ग में तैनात मुगल सेना भाग खड़ी हुई। राणा ने कुंभलगढ़ पर तत्पश्चात दक्षिण में जावर तथा छप्पन क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। कुंभलगढ़ पर, फिर इसके बाद में दक्षिण में चावर तथा छप्पन क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। चावड़ पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। चावड़ में राणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावड़ पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। चावड़ में राणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। अकबर को जब प्रताप की इन गतिविधियों की सूचना मिली तो उसने सेना सहित जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ भेजा। मुगल सेना के आता ही राणा पुनः पर्वतराज की शरण में चला गया कि एक वीर आक्रमण कर दिया इन्हें यार, पार पड़ी को नहीं इनकी। जगन्नाथ भी वापस लौट गया। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने राणा की ओर से निराश होकर कोई आशा नहीं रखी, यानी फिरोजू कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा। 1585 के बाद प्रताप का 9 मई 1540 में जन्म और 19 जनवरी 1597 को देहांत हो गया। कोई अभियान नहीं किया। राणा ने जीवन के अंतिम 12 वर्ष में आक्रमण नीति अपनाकर एक के बाद एक मेवाड़ में स्थित मुगल थानों को हटाते हुए यहाँ तक कि अपने पिता के काल में चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर मुगलों के पास गए हुए स्थानों को लेने में सफल रहा। चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर मुगलों के पास गए हुए स्थानों को लेने में सफल रहा। ठीक इस बीच एक दिन अपनी राजधानी चावड़ में जब वह धनुष की प्रत्यंचा को जोर से खींच कर आजमा रहा था, तभी प्रत्यंचा के टूट जाने से वह घायल हो गया और 19 जनवरी 1597 को उसका देहांत हो गया। राणा प्रताप का मूल्यांकन। राणा स्वतंत्रता की अमर ज्योति को प्रज्वलित करने वाला महान शासक था। उसकी मृत्यु के साथ राजपूत शासकों के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात उसे अधिकांश समय पहाड़ियों में बिताना पड़ा। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात उसे अधिकांश समय पहाड़ियों में बिताना पड़ा। सम्मुख युद्ध के स्थान पर छापामार स्वदेशी से युद्ध करता हुआ अकबर की मुगल सेना को खूब चखाया। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों के सहयोग से उसने तत्कालीन भारत के विशाल साम्राज्याधिपति की सेना एवं सेना नायकों को कभी सफल नहीं होने दिया। उल्टे उन्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहना पड़ा और कई सेना नायकों को प्राण गंवाने पड़े। यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र में रहने के कारण महाराणा एवं उसके परिवार को भी कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता की कीमत सर्वाधिक ऊंची आंकी थी। उसकी रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों को भी महत्व नहीं दिया और ये पर्वतीय क्षेत्र तो उसके लिए कर्मभूमि स्वरूप बन गए। यहीं उसकी रक्षा हुई और यहीं के निवासियों ने मुगल सेना को टक्कर दी। राणा के आत्मविश्वास, धैर्य, दृढ़ता जैसे गुणों ने अकबर को 20 वर्षों से भी अधिक समय तक व्याकुल बनाए रखा। राणा की स्वाधीनता अकबर को सूल की तरह चुभती रही और अपने सभी सेनापतियों को बारी बारी तथा एक साथ भेजकर भी वह राणा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। महाराणा प्रताप महान व्यक्ति थे। उसकी जीवन पद्धति से लोगों में उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हुई। प्रताप के स्वाभाविक गुणों सादा जीवन, अदम्य साहस, अक्लांत परिश्रम, सादा जीवन, अदम्य साहस,
एक क्लांत परिश्रम, उदारता एवं दयालुता, उसे सभी का सम्मानीय और पूजनीय बना दिया। स्वयं अकबर जो उसे अपना कट्टर शत्रु मानता था, वह भी उसके गुणों का कायल था। जब उसको दरबार में प्रताप के देहावसान का समाचार दिया तो वह स्तब्ध रह गया और प्रताप के गुणों का स्मरण करते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल आए। राणा प्रताप की मृत्यु ने अकबर के हृदय को हिला दिया। वह उसकी पूर्ण विजय थी। ऐसी विजय का उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। सही बात है भाई साहब। डॉक्टर ओझा ने लिखा है, प्रातः स्मरणीय हिंदूपति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का नाम राजपूताना के इतिहास सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गौरवास्पद है। वह स्वदेश स्वाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चा वीर, उदार क्षेत्रीय तथा कवि था। डॉक्टर ओझा। ठीक। महत्वपूर्ण बिंदु 1324 में राणा हम्बीर ने चित्तौड़ पर अधिकार करके सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। 1324 में राणा हम्बीर ने सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? राणा हम्बीर ने। महाराणा प्रताप किससे वंश से संबंधित थे? सिसोदिया। महाराणा कुंभा महाराणा मोकल एवं परमार वंशी सौभाग्य देवी की संतान थे। महाराणा मोकल यानी कि कुंभा के डैडी का नाम था मोकल और माताजी का नाम सौभाग्य देवी। अल्पायु में सिंहासन ग्रहण करते समय कुंभा के समय अनेक समस्याएं विद्यमान थी। मेवाड़ के पश्चिम में नागौर, दक्षिण पश्चिम में गुजरात। मेवाड़ के पश्चिम में नागौर, दक्षिण पश्चिम गुजरात, दक्षिण पूर्व में मालवा तथा उत्तर पूर्व में दिल्ली मुस्लिम राज्य स्थित थे। नागौर में, गुजरात में, मालवा में और दिल्ली मुस्लिम राज्य स्थित थे। महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 1437 में सहारनपुर का युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान को बंदी बनाकर कुंभा चित्तौड़ ले आया। महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में सहारनपुर का युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान को बंदी बनाकर कुंभा चित्तौड़ ले आया। सहारनपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। किसको बंदी बनाकर? सुल्तान महमूद खिलजी को। सहारनपुर का युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान को बंदी बनाकर कुंभा चित्तौड़ ले आया। मालवा के सुल्तान ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1443, 1446, 1456 में 3 बार मेवाड़ पर दावे बोले, लेकिन प्रत्येक बार राजपूतों के कड़े प्रतिरोध के सामने असफल हुआ। मालवा यही है वो, 6 महीने तक बंदी बना के रखा था इसको। मालवा के सुल्तान ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1443, 1446, 1456 3 बार मेवाड़ पर दावे बोले, लेकिन प्रत्येक बार राजपूतों के कड़े प्रतिरोध के सामने वह असफल रहा। 43, 46 और 56। मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों ने मेवाड़ के विरुद्ध चंपानेर की संधि द्वारा गठबंधन स्थापित किया। मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों ने मेवाड़ के विरुद्ध चंपानेर की संधि द्वारा गठबंधन स्थापित किया। मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों ने मेवाड़ के विरुद्ध। क्वेश्चन ये आएगा कि ये बताइए चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? मालवा प्लस गुजरात मेवाड़ के विरुद्ध।
1458 में कुंभा ने दोनों सुल्तानों मालवा एवं गुजरात को एक साथ परास्त किया 1458 में। ठीक। रणपुर का जैन मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चंबड़ी यानी गौरी का मंदिर, आबू के मंदिर आदि कुंभकालीन स्थापित कला के श्रेष्ठ स्मारक है। रणपुर का जैन मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चंबड़ी गौरी का मंदिर, आबू के मंदिर ठीक कुंभकालीन स्थापित कला के श्रेष्ठ स्मारक है। कुंभा के दुर्गों में कुंभलगढ़ का दुर्ग महत्वपूर्ण है। कैसे कुंभा कैसे कुंभलगढ़। इसमें कुंभा के निवास हेतु बनाए गए भवन को कटारगढ़ कहा जाता था। कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विष्णु ध्वज किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। वी से विष्णु, वी से विजय। कुंभा स्वयं भी विद्वान थे तथा दरबार में अनेक विद्वानों के आश्रयदाता थे, जिनमें मंडन, कान्ह, व्यास, सोम सुंदर, जयचंद सूरी आदि का उल्लेख है। कुंभा स्वयं भी विद्वान थे तथा दरबार में अनेक विद्वानों के आश्रयदाता थे, जिनमें मंडन, कान्ह, व्यास, सोम सुंदर, जयचंद सूरी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभकालीन था? मंडन है, मंडन तो याद है। कान्हाव्यास, सोम सुंदर, जयचंद्र। कान्हाव्यास, सोम सुंदर, कान्हाव्यास, सोम सुंदर, जयचंद्र आदि उल्लेखनीय है। कुंभा ने अनेक उपाधियां धारण कर रखी थी, जिनमें दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु उल्लेखनीय है। पृथ्वीराज एवं जयमल सांगा के बड़े भाई थे। पृथ्वीराज एवं जयमल सांगा के बड़े भाई थे। पृथ्वीराज को क्रोध बहुत आता था भाई साहब। उन्ना राजकुमार भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना। महमूद खिलजी द्वितीय को उसके छोटे भाई साहिब खां के विरुद्ध चंदेरी के राजपूत मेदिनी राय ने सहायता प्रदान कर मालवा के सिंहासन पर बैठाया। 1 मिनट। महमूद खिलजी द्वितीय है या सांगा की टाइम है, और महमूद खिलजी प्रथम विजय स्तंभ या कुंभा की टाइम है। महमूद खिलजी द्वितीय को उसके छोटे भाई साहिब खां के विरुद्ध पृथ्वीराज व जयमल किसके बड़े भाई थे? सांगा के या कुंभा के? सांगा के। और महमूद खिलजी किसके समकालीन था? सांगा के। उसके छोटे भाई साहिब खां के विरुद्ध चंदेरी के राजपूत मेदिनी राय ने सहायता प्रदान कर मालवा के सिंहासन पर बैठाया। उसके छोटे भाई साहिब खां के विरुद्ध चंदेरी के राजपूत एंटी पार्टी में आ गए भाई मेदिनी राय। मालवा के सुल्तान को गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने परास्त कर मालवा के सुल्तान को गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने परास्त कर बंदी बना लिया। घायल सुल्तान का इलाज कराया, फिर स्वस्थ होने पर सम्मान सहित मालवा भेज दिया। गागरोन के युद्ध में, गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक। गागरोन ईडर के शायद 6 महीना या महमूद खिलजी को रखा सांगा ने। कुंभा ने नहीं रखा था शायद 6 महीना, सांगा ने रखा था भाई। इलाज कराया, फिर स्वस्थ होने पर सम्मान सहित भिजवाया। अब इलाज ये तो है नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाएगा, जब 6 महीने यही है महमूद खिलजी। और यही महमूद खिलजी बाद में आक्रमण करता है। ठीक। ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में गुजरात एवं मेवाड़ के शासकों ने एक दूसरे के विरोधी पक्षों का साथ दिया, इसलिए इनमें आपस में संघर्ष हुआ। ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में गुजरात
एवं मेवाड़ के शासकों ने एक दूसरे के विरोधी पक्षों का साथ दिया। अलग अलग वे तो बाकू बनाना चाहे गुजरात वाला तो मेवाड़ वाला अलग को बनाना चाहते थे। इस वजह से संघर्ष हुआ। ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को खातौली यानी कि बूंदी एवं बाड़ी धौलपुर के युद्धों में बुरी तरह पराजित किया। राणा सांगा ने मालवा, गुजरात तथा दिल्ली सल्तनत पर विजय प्राप्त कर उत्तरी भारत में मेवाड़ को सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। सांगा के दरबार में 7 राजा 9 राव 104 सरदार सेवा में हेतु उपस्थित रहते थे। बाबर ने राणा सांगा के पास काबुल से दूत भेजकर दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने की याचना की थी, जिसे राणा ने अपने सरदारों की सहमति से ठुकरा दिया था। राणा सांगा में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने की योग्यता थी, इसलिए वे हिंदू प्रमुख कहलाते थे। राणा सांगा ने बाबर द्वारा अधिकृत बयाना किले को घेर लिया। भीषण युद्ध के पश्चात मुगल सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। सांगा ने सामरिक महत्व के बयाना किले पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने बाबर द्वारा अधिकृत बयाना किले को घेर लिया। भीषण युद्ध के पश्चात मुगल सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 17 मार्च 1527 17 मार्च 17 मार्च को फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खानवा नामक स्थल पर बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खानवा के युद्ध में बाबर ने बारूदी तोपों का प्रयोग किया। इनकी सहायता से राजपूत सेना के पांव उखड़ गए। बाबर जीत गया। वे परिणामस्वरूप भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। राणा सांगा ने अपने देश के गौरव की रक्षा में एक हाथ तथा एक पांव गंवा दिए थे। उसके शरीर पर 80 घाव थे। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम तीखा था। 28 फरवरी 1572 को राणा प्रताप को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठाया गया। राणा प्रताप ने मेवाड़ के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु मुगलों से संघर्ष करने के लिए मेवाड़ में व्यापक जन जागरण अभियान किया। चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेने तक राणा ने थाली में भोजन नहीं करने तथा बिस्तर पर नहीं सोने की प्रतिज्ञा की। राणा के त्याग में एवं आदर्श जीवन से प्रभावित हुई जनता उससे जुड़ गई। अकबर ने राणा के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए मानसिंह को भेजा। अकबर की सेना के साथ राणा का हल्दी घाटी में 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में राजपूत सेना से अकबर की सेना परास्त होकर बनास नदी तक भाग गई। हल्दी घाटी के पश्चात राजपूत एवं भीलों की सहायता से राणा ने मेवाड़ से मुगलों को पुनः खदेड़ दिया। ठीक 3 अप्रैल 1578 राणा के साथ मुगल सेना का कुंभलगढ़ युद्ध हुआ। शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार मुगल सेना मेवाड़ आई, किंतु वह राणा को परास्त नहीं कर सकी। 3 अप्रैल 1578 को राणा के साथ मुगल सेना का कुंभलगढ़ युद्ध हुआ। 1580 में अब्दुल रहीम खान को भेजा गया। अमर सिंह ने इसके परिवार को शेरपुर गांव में बंदी बना लिया। राणा के आदेश से उसे सम्मान सहित खानका के पास पहुंचा दिया गया। इनमें उनकी बेगम भी थी। अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप के साथ मुगल सेना का दिवेर नामक स्थल पर प्रसिद्ध दिवेर युद्ध हुआ। दिवेर युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582। पांव उखड़ गए। अक्टूबर 1582। अब है दोबारा देख लेते हैं। 3 अप्रैल 1578 में राणा के साथ मुगल सेना का कुंभलगढ़ युद्ध हुआ। शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार मुगल सेना मेवाड़ आई। किसके नेतृत्व में? शाहबाज खां के नेतृत्व में, किंतु वह राणा को परास्त नहीं कर सकी। 1580 में अब्दुल रहीम खान
शाहबाज खां अलग है, अब्दुर्रहीम खान खान अलग है को भेजा गया। अमर सिंह ने उसके परिवार को शेरपुर गांव में बंदी बना लिया। राणा के आदेश से उसे सम्मान सहित खानका के पास पहुंचा दिया। इनमें उसकी बेगमें भी थी। अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप के साथ मुगल सेना का दिवेर नामक स्थल पर प्रसिद्ध दिवेर युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ ने मुगल सेना के पांव उखड़ गए। अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप के साथ मुगल सेना का दिवेर नामक स्थल पर प्रसिद्ध दिवेर युद्ध हुआ। अक्टूबर 1582 ईस्वी में अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप के साथ मुगल सेना का दिवेर नामक स्थल पर प्रसिद्ध दिवेर युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ से मुगल सेना के पांव उखड़ गए। अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप के साथ दिवेर का युद्ध किस किस के साथ हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? राणा प्रताप वर्सेस मुगल सेना। कब हुआ था? अक्टूबर 1582। अक्टूबर 1582। 1585 के पश्चात अकबर ने राणा को अधीनता स्वीकार करके अपने सपने देखने छोड़ दिए। 1585 के पश्चात राणा की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर भी दुखी हुआ। राणा ने मेवाड़ के स्वतंत्र भूभाग में जन्म लिया, स्वतंत्रता के जीवन भर संघर्ष किया और स्वतंत्र पूर्वक देह त्याग किया। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक था राणा हम्बीर। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया? सारंगपुर के युद्ध में। सारंगपुर का युद्ध हुआ महमूद खिलजी वर्सेस कुंभा। गीत गोविंद की टीका को महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया विजय स्तंभ के शासक के द्वारा बनाया गया राणा कुंभा। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया था इब्राहिम लोदी। खानवा स्थित है फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर। बचपन में किसी कीका का नाम से पुकारा जाता है? राणा प्रताप को। राणा प्रताप ने अंत में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया दिवेर के युद्ध में। ठीक, अब है राणा कुंभा के माता पिता का नाम बताइए। महाराणा मोकल एवं सौभाग्य देवी। महाराणा कुंभा ने किस सुल्तान को बंदी बनाया? महमूद खिलजी। चंपानेर की संधि किन दो शासकों में हुई? मालवा व गुजरात के। चंपानेर। कुंभलगढ़ में कुंभा के निवास का क्या नाम था? कटारगढ़। विष्णु ध्वज का दूसरा नाम क्या है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। मंडन कौन था? कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्पी। महाराणा कुंभा सुल्तान को बंदी बनाया गया महमूद खिलजी। चंपानेर की संधि। कुंभलगढ़ में कुंभा के निवास का क्या नाम था? विष्णु ध्वज का दूसरा नाम क्या था? मंडन कौन था? हालगुरु किसे कहा जाता था? पहाड़ों के दुर्गों के स्वामी को। राणा सांगा ने गांगरोन के युद्ध में हालगुरु। गांगरोन के युद्ध में किसे बंदी बनाया गया? महमूद खिलजी। हालगुरु किसे कहा जाता था? पहाड़ी दुर्गों के स्वामी को। गांगरोन के युद्ध में महमूद खिलजी। कातोली के युद्ध में कौन विजयी हुआ? सांगा। बाबर ने दिल्ली सुल्तान के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने हेतु किसके पास दूत भेजा था? सांगा के। हिंदू पद किसे कहा जाता है? सांगा को। राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा युद्ध से पूर्व एक महत्वपूर्ण युद्ध कहाँ लड़ा गया? कातोली बाड़ी का। जो कातोली का। राणा सांगा की खानवा में हार का प्रमुख कारण क्या था? तोपखानों का प्रयोग बाबर द्वारा। राणा प्रताप को बाल्यावस्था में इसलिए से क्या कहकर पुकारा जाता था? कीका। राणा को अधिकता स्वीकार करने हेतु समझाने के लिए अकबर ने किसे भेजा? मान सिंह। कुंभलगढ़ युद्ध में अकबर ने किस सेनापति को बार बार भेजा? यार शाहबाज खां। अमर सिंह ने मुगल सेनापति खानका की बेगम को कहाँ पर बंदी बनाया? शेरपुर गांव। स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है?
मेवाड़। तीर्थ स्थल हल्दी घाटी को कहा जाता है। हल्दी घाटी। महाराणा कुंभा के राज्य के चारों स्थित मुस्लिम राज्यों के नाम लिखिए। सारंगपुर युद्ध के कारण लिखिए। चंपानेर की संधि क्या थी? महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों के नाम लिखिए। कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण किया? इसमें 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। विजय स्तंभ पर एक सचित्र टिप्पणी लिखिए। कुंभा के द्वारा किन्हीं 5 आश्रित विद्वानों के नाम लिखिए। कुंभा की मुख्य 7 उपाधियों का नाम उल्लेख कीजिए। महमूद खिलजी कौन था? इसके द्वारा किस राजपूत सरदार की सहायता ली गई? तत्पश्चात वह उसका विरोधी भी हो गया, वह कौन था? घाघरों का युद्ध संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष क्या था? काथोली एवं बाड़ी के युद्ध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ईडर का। राणा सांगा के दरबार में अनेक वीर उपस्थित रहते थे, इससे संबंधित उक्ति लिखिए। 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार। राणा सांगा को हिंदुपथ क्यों कहा जाता था? भयानक संघर्ष में राजपूतों की वीरता को देखने से मुगल सेना के हौसले पस्त हो गए थे। उन्हें युद्ध हेतु तैयार करने के लिए अकबर ने क्या प्रयास किए? खानवा युद्ध के क्या कारण थे? स्वतंत्रता प्राप्त हेतु मेवाड़ के जन को राणा प्रताप ने किस प्रकार तैयार किया? जन प्रसार किया था। राणा प्रताप ने मुख्य रूप से किन लोगों की सहायता से जीवन पर्यंत संघर्ष किया? हल्दी घाटी युद्ध के कारण लिखिए। कुंभलगढ़ में दिवेर के युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ के मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। राणा सांगा के मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के साथ हुए संघर्षों का विवरण कीजिए। राणा सांगा द्वारा मुगलों के विरुद्ध संघर्षों की नीति राजपूत शौर्य व गर्व का विषय रही है, व्याख्या कीजिए। राणा प्रताप प्रारंभ में अंत तक मेवाड़ को स्वतंत्र बनाए रखने में समर्थ हुआ, व्याख्या कीजिए। राणा प्रताप का इतिहास अकबर के विरुद्ध निरंतर किए गए सफल युद्धों का इतिहास है, व्याख्या कीजिए। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे अलग। राजस्थान के राज्य तथा मुगल राजपूत राज्यों का मुस्लिम सत्ता प्रतिरोध। राजस्थान के राज्य तथा मुगल, इसको पढ़ेंगे बाद में। अब्दुल रहीम खान का गुना 3 बार भेजा था किसको? शाहबाज खां के नेतृत्व। 3 बार मुगल सेना मेवाड़ आई। 3 अप्रैल 1578 शाहबाज खां के नेतृत्व में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, इसको देख लेते हैं एक बार। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। छः महीने सांगा नहीं रखा था महमूद खिलजी तृतीय को। ठीक, तो
चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।